सिरहन सी महसूस होती है और उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। खैर वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए कहता है कि ऐसे समय में मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए। मैंने काउंटलेस लिविंग बीइंग को मारा है, तो क्या हो गया? अगर वो लोग पहले से ही मरे हुए हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैंगी हिम्मत जुटाता है और फुटप्रिंट्स के डायरेक्शन में आगे चलने लगता है, जो कि ईस्ट की तरफ जा रहे थे। जैंगी उन्हें आगे फॉलो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्द ही वो शेल्टर में वापस आ जाता है। वो यांगमी से सबको तुरंत बुलाने के लिए कहता है, जिसने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट बनाई थी। सब लोग लाइटली ड्रेस पहन के लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ जैंगी बहुत ही टेंस मूड में था। जैंगी सबसे कहता है, जो मैं तुम लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, प्लीज घबराना मत, अपने सांसों को संभालो और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मुझे कुछ बहुत ही अजीब चीज पता चली है। हजारों बॉडीज रातों रात शेल्टर के बाहर से गायब हो गई है और ऐसा भी मुमकिन है कि वो सारी बॉडीज खुद खड़े होकर वहाँ से चली गई। ये बात सुनते ही सब दंग रह गए, खास करके औरतें, जो कि बहुत डर गई थी। जो का फेस पीला पड़ गया था और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ये कोई मजाक नहीं है, और अगर है तो ये बहुत डरावना मजाक है। डॉक्टर होने के नाते वो इस बकवास को मानने से साफ इनकार कर देती है। जैंगी फिर सर हिलाते हुए बोलता है, मैं भी इन बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, पर फैक्ट हमारे आंखों के सामने है, तुम खुद जाके देख सकते हो। जैंगी उन्हें अश्योर करता है कि हम सब जानते हैं कि ये एरा म्यूटेटेड क्रिएचर से भरा हुआ है। किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्यूरेंस हमारे लिए अनयूजुअल नहीं है। हमें तुरंत किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद जो भी फाइट करने के हालत में हो, वो मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चले। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग तैयार होकर जैंगी के गाड़ी में फुटप्रिंट्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे, जो कि एक केव एंट्रेंस के पास आकर मिस्टीरियसली गायब हो गई। जैंगी और उसके ग्रुप कार से उतरकर इतना बड़ा और गहरा केव, जो कि स्नो कवर्ड ग्राउंड पर है, उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बहुत डार्क केव दिखाई देता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो हर चीज को अपने अंदर समा लेगा। चुनले को समझ नहीं पाता है और धीरे से बोलता है, ये क्या चीज है और सारी बॉडीज यहाँ क्यों आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें कोई ताकत यहाँ खींच रही हो? पीछे से जैंगी बोलता है, आज के समय में एबिलिटीज के मैनिफेस्टेशन हमारे समझ के भी परे हैं, पर अगर कोई इन्हें 10 किलोमीटर दूर यहाँ आने के लिए कंट्रोल कर सकता है, तो उस म्यूटेंट की ताकत बहुत इनक्रेडिबली पावरफुल होगी। इस सीन से सब शांत हो जाते हैं। इस कोल्ड अपोकलिप्स के कारण हेवनली सिटी के लगभग 20 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। अगर किसी के पास सच में ऐसी कैपेबिलिटी है, तो वो आसानी से किसी भी ग्रुप को खत्म करने की पावर रखता है। चुनले कांपते हुए कहता है, क्या ये ज़ोंबीज हो सकते हैं? जैंगी अपना सर हिलाते हुए कहता है, अगर ये सच में ज़ोंबीज होंगे तो इन्हें संभालना इजी होगा। हमारी अभी की कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या तुम्हें लगता है कि ज़ोंबीज हमारे लिए कोई खतरा हो सकते हैं? हम किसी भी आर्म्ड जिंदा लोगों से भी नहीं डरते हैं, तो हम उन स्लो मूविंग ज़ोंबीज से क्यों डरे? जैंगी नीचे झुकता है और उन फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करते हुए कहता है, ये फुटप्रिंट्स कैसे बन सकते हैं? ऐसे टेम्परेचर में तो उनकी बॉडीज को अभी तक फ्रीज होके जम जाना चाहिए था। वो एबनॉर्मली चले होंगे, ना कि नॉर्मल लोगों की तरह चले होंगे। ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। जब वो ये डिस्कस कर रहे थे, अंकल यू अगल बगल देखते हैं और अचानक कहते हैं, ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये जैसे कि कोई रेसिडेंशियल एरिया के पास का सबवे स्टेशन हो। अंकल यू अपने गेस्ट को कंफर्म करते हुए कहता है, इस स्टेशन का नाम शिकुई जुआन यू स्टेशन हो सकता है। जैंगी तुरंत समझ जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये केव इतनी गहरी क्यों है। एक्चुअली ये केव सीधे सबवे टनल की तरफ जाते हैं। लियांग यू घबराते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सबवे टनल में कोई ऐसी चीज हो जो इन सबको कंट्रोल कर रही हो? तब अंकल यू पूछते हैं, फिर इस केव का क्या करना है? वो रातों रात हजारों बॉडीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है, इसीलिए इसके अंदर बॉडीज की संख्या बहुत ज्यादा होगी। क्या होगा अगर ये आदमी हमारा दुश्मन बन जाए? तब हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैंगी अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अभी के लिए वापस चलते हैं और ये मान लेते हैं कि हम यहाँ नहीं आए थे। उसने हमसे अभी तक कोई लड़ाई नहीं किया है और अगर हम उन्हें हरा नहीं पाए तो हम सिर्फ उन्हें अवॉइड करेंगे। जैसे ही जैंगी सबको वापस चलने के लिए कहता है, लियांग यू से पूछती है, क्या हम इन बॉडीज के प्रॉब्लम को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? अगर ये ऐसे ही डेवलप होने लगे तो क्या ये हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम नहीं बनेंगे? जैंगी एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और कहता है, इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आफ्टर ऑल अगर सच में कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत में हम नहीं होंगे, क्योंकि हेवनली सिटी का सबवे स्टेशन पूरे शहर में फैला हुआ है और लाक मैनर इस शेल्टर के सबसे किनारे में है। ये सबवे लाइंस दूसरे टेरिटरीज के साथ बहुत उलझी हुई है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। इस समय तक स्नो वर्शिप सेक्टर, रेडिएंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू बेस की टेरिटरी में अपने फॉलोअर्स को बहुत स्पीड में बढ़ा रहे हैं और बहुत से सर्वाइवर्स और फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने ग्रुप को बहुत क्योटिक मैनर में बढ़ाते जा रहे हैं। उस दिन ग्रैंड क्लेरिक बिल्डिंग 18 में फिर से विजिट करते हैं। फ्रॉस्ट एसेंस मिलने और अपने एबिलिटी को ग्रैंड क्लेरिक द्वारा अवेकन करने के बाद ली जियान बॉडीज और अपने सैक्रिफाइस के कॉम्बिनेशन के साथ लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस कर रहा था और बिल्डिंग 18 के कई दर्जनों लोगों को अभी तक सर्वाइव करने में मदद कर रहा था। इस एबिलिटी को पाने के लिए सभी लोगों को स्नो वर्शिप सेट को फॉलो करना पड़ा। ग्रैंड क्लेरिक को आते देख ली जियान अपनी बिल्डिंग के सभी लोगों के साथ उनका स्वागत करने के लिए चला जाता है। ग्रैंड क्लेरिक ली जियान की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, लगता है तुम स्नो गॉड से दी हुई एबिलिटी को अच्छे से यूज कर पा रहे हो। ली जियान और बाकी के लोग एक साथ कहते हैं, स्नो गॉड की जय हो, ग्रेट लीडर की जय हो और आपका भी बहुत धन्यवाद लीडर की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम अब तक सर्वाइव कर पा रहे हैं।
ग्रैंड क्लेरिक हंसते हुए सर हिलाता है। तभी उसका ध्यान ली जियान से हट के उसके बेटे की तरफ जाता है जिसका नाम ली काइले होता है। और फिर ग्रैंड क्लेरिक सब लोगों से कहता है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। तुम लोग असेसमेंट को पार कर चुके हो और अब तुम लोग लीडर और सारे फॉलोअर्स के साथ सेलेस्टियल ट्रिब्यूट एरिया में रह सकते हो। ऐसा सुनते ही ली जियान और बाकी के लोग थोड़े कंफ्यूज दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ रहने की आदत लग चुकी है और अब वो लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगे हैं। उन्हें अब यहाँ से जाना नहीं है। ग्रैंड क्लेरिक उनके कंसर्न को देखकर कहता है, चिंता मत करो, वो जगह तुम लोगों के लिए इस अपोकलिप्स में एक जन्नत की तरह होगा। हमारे स्नो वर्शिप सेक्ट के सारे मेंबर्स वहीं रहते हैं और जल्दी वो जगह अपोकलिप्स से अनअफेक्टेड होकर एक आइडियल वर्ल्ड बन जाएगा। तुम सभी लोग चूजन हो, इसीलिए तुम लोग वहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड हो। और तो और हमारी लीडर तुम लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती है और तुम्हें स्नो वर्शिप सेक्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी मानती है। तो जब तक तुम लोग वहाँ जाओगे तब तक तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के लिए स्पेशल केयर मिलती रहेगी। ये सुनते ही ली जियान चौंक जाता है क्योंकि ये सब कुछ परफेक्टली जैसा उसने पोस्ट अपोकलिप्स लाइफ सोचा था वैसा ही है। बिल्डिंग 18 बहुत समय से स्नो वर्शिप सेक्ट को फॉलो कर रहे थे और उसे एक सैक्रेड प्लेस मान रहे थे। आफ्टर ऑल वो लोग लीडर के ही ब्लेसिंग से अभी तक सर्वाइव कर रहे थे और लीडर से इतनी तारीफ सुन के ली जियान अपनी घुटनों पर बैठ जाता है। मैं जाना चाहता हूँ। मैं ली जियान अपनी इच्छा से अपने सारे हम्बल एफर्ट्स को स्नो वर्शिप सेक्ट के लिए ऑफर करना चाहता हूँ। ग्रैंड क्लेरिक ली जियान के इस एटीट्यूड से बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जल्दी अपना सामान बांध लो और मेरे पीछे चलो स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर की तरफ। आधे लंबे दिन लगातार चलने के बाद बिल्डिंग 18 के 50 से भी ज्यादा सर्वाइवर्स स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। इस समय तक स्नो वर्शिप सेक्ट बहुत तेजी से फैल रहा था और इतने हैवी स्नो से भी वहाँ के लोग को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्रैंड क्लेरिक ली जियान को रोकते हुए कहता है, तुम मेरे साथ पहले चलो, लीडर तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है। ली जियान बहुत नर्वस था और वो अपनी फैमिली को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। मेरी बीवी बच्चों का क्या? तभी ग्रैंड क्लेरिक हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करवा देंगे। यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी आगे बढ़कर उसे एनकरेज करती है। लीडर से पर्सनली बुलाया जाना बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए चिंता मत करो। सबकी आंखों के सामने ली जियान ग्रैंड चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चर्च के दरवाजे खोले जाते हैं। उसे पता चलता है कि लीडर एक औरत है। बाहर के अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये भगवान के लिए सिर्फ एक वेसल है, ग्रैंड क्लेरिक कहता है। ली जियान ये सब सुनते ही तुरंत लीडर की तरफ झुक जाता है और कहता है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लीडर, मेरा नाम ली जियान है और मैं आपके आशीर्वाद से अभी तक जिंदा हूँ। युआन कोंगे ली जियान के पास आती है और उसके कंधों पे अपना हाथ रखकर कहती है, ग्रैंड क्लेरिक ने मुझे तुम्हारे एबिलिटी के बारे में बताया है। तुम जिंदा लोगों के लिए एक उम्मीद हो। मैं तुम्हें स्नो वर्शिप सेक्ट का प्रीस्ट बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा यहाँ आने का एक अच्छा संकेत है। तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का मिशन है पूरा करने के लिए। ली जियान को एक मिशन के लिए डिवाइन द्वारा चुना गया है। ये जानते हुए वो जोश से पूरी तरह भर जाता है। ली जियान तुरंत नीचे झुककर एक्साइटमेंट में बोलता है, मैं स्नो वर्शिप सेक्ट के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। युआन कोंगे सेटिस्फैक्शन में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मेरे साथ चलो। कुछ ही समय के बाद वो लोग एक खाली बिल्डिंग में आ जाते हैं और तुरंत ली जियान एक बहुत ही बड़े पेड़ के सामने आ जाता है। इससे पहले कि ली जियान को समझ पाता, युआन कोंगे कहती है, ये हमारे स्नो वर्शिप सेक्ट का एक बहुत सैक्रेड ट्री है। इसके रूट्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर नीचे जाकर न्यूट्रिएंट्स खींच सकते हैं और फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फ्रूट स्नो वर्शिप सेक्ट के फूड का मेन सोर्स है और ये हमारे सर्वाइवल के होप का रिप्रेजेंटेशन है। उसके ऐसा कहते ही युआन कोंगे ली जियान को वो ब्लड रेड फ्रूट देती है और उसे थोड़े क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ देखती है और पूछती है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? ली जियान अभी भी बहुत शौक में था क्योंकि उसने कभी भी इतना बड़ा और विचित्र पेड़ नहीं देखा था और इसके फ्रूट एप्पल की तरह लग रहे थे पर एप्पल नहीं थे। ली जियान फ्रूट ले लेता है और अचानक से उसके नाक में बहुत ही अच्छी खुशबू जाती है और उसने ऐसी स्मेल कभी भी नहीं सूंघी थी। वो फ्रूट के बहुत बड़े बड़े बाइट्स खाने लगता है जैसे वो किसी के वश में हो और एक चिपचिपी सी लिक्विड जो कि बिल्कुल खून की तरह लग रही थी उसके मुंह के किनारे से निकलने लगती है। फ्रूट खाने के बाद ली जियान के पास बहुत ही ताकत आ चुकी थी और उसकी ठंड और भूख की फीलिंग भी गायब हो गई थी। युआन कोंगे ली जियान से कहती है, फादर ली, तुम्हारी एबिलिटी से हम प्लांट की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। इस सेक्रेड ट्री को और न्यूट्रिएंट्स चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने के लिए ताकि हमें और फ्रूट मिल सके अपने और फॉलोअर्स के लिए। ली जियान अपना सर हिला के जवाब देता है, मैं स्नो गॉड के मिशन को पूरा करूंगा। तभी वो घबराई हुई नजरों से उस बड़े पेड़ की तरफ आगे बढ़ता है और अपना एक खंजर निकाल के अपनी उंगली काट लेता है। ये सिर्फ एक छोटा सा कट था पर उसका खून पानी की तरह बह जा रहा था और वो सेक्रेड ट्री अपने रूट्स को एक्सटेंड करके ब्लड का हर एक ड्रॉप अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और वो पूरा पेड़ हरे रंग से चमकने लगता है। युआन कोंगे उसे और खून बहाने से रोकती है। वो उसके पास जाकर अपनी एबिलिटी यूज करके उसके ब्लीडिंग को रोक देती है। वो ली जियान से कहती है, अब से स्नो वर्शिप सेक्ट के इस सेक्रेड ट्री का जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। ली जियान अपना सर हिलाते हुए उसकी आंखों में सुपरमेसी की फीलिंग दिखाता है। सेक्रेड ट्री को अपना ब्लड सैक्रिफाइस करना उसके लिए गर्व की बात थी। टाइम बहुत जल्दी बीतने लगता है और आधा महीना देखते ही देखते निकल जाता है। जैंगी आइस और स्नो डिफेंस लाइन को वापस बना लेता है और शेल्टर में सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे पर जैंगी अभी भी सतर्क था और हर दिन लियांग यू के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकालता था। उसे देखते हुए शेल्टर के बाकी के लोग भी कुछ न कुछ कर रहे थे। जैसे अंकल यू हर दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगे रहते थे, यांगमी भी अपने खाना बनाने की एबिलिटी को हर दिन प्रैक्टिस करती थी और हमेशा लेजी रहने वाला चुनले भी हर दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पांचों आर्मी से बैटल करने के बाद चुनले को आने वाले प्रॉब्लम्स का एहसास होने लगता है। उसकी वेदिंग ऐसे बैटल होने के बाद जो कि उससे पावरफुल आइस और स्नो एबिलिटी को पोजेस करता है और ये जानने के बाद कि लियांग यू भी अपनी एबिलिटी से म्यूटेंट्स को हरा सकती है, उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब जैंगी, लियांग यू और फ्लावर सबके पास ऐसी एबिलिटी है पर उसके और अंकल यू के पास नहीं है। इससे ये पता चलता है कि
कि उनके पास बहुत ही कम टैलेंट है, जिसमें भी अंकल यू का जैंगी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। ये जान के उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी टीम में सबसे कमजोर है, इसीलिए वो ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना चाहता है ताकि वो इस शेल्टर का बर्डन ना लगे। आफ्टर ऑल जैंगी यूजलेस लोगों को अपने साथ नहीं रखता है। चुनले को इतना ट्रेनिंग करते हुए देख जैंगी उसके पास आता है और उसे बताता है कि फिजिकल ट्रेनिंग हमारे एबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैंगी अपने सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, एबिलिटीज कॉम्बैट में हमारे वेपन जैसे होते हैं और इस वेपन की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है दिमाग जो उस वेपन को संभालता है। जैसे जब कोई मास्टर एक स्टोन को फेंकता है तो वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन के हाथों से चलाई जाने वाली बुलेट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सुनते ही चुनले को ये बात समझ आ जाती है कि वो अपने एबिलिटी के स्ट्रेंथ पर कुछ ज्यादा ही रिलाई करता था, पर ये याद करके कि जैंगी ने कैसे लिंग फेंग को हराया था, ऐसा केस हो जाता है जहाँ वीक स्ट्रॉन्ग को ओवरकम कर सकता है। ये रियलाइज होते ही चुनले का पर्सपेक्टिव और फैल जाता है। वो सोचता है कि भले ही उसके पास किसी म्यूटेंट को हराने की ताकत ना हो, पर अगर वो अपनी एबिलिटी को अपने फुलेस्ट एक्सटेंट तक डेवलप कर पाता है तो इससे वो बहुत पावरफुल हो सकता है। यांग शिनशिन लगातार इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी और वो जैंगी को मेजर पावर के करंट सिचुएशन के बारे में बताती है। वो सक्सेसफुली सारे फोर्सेस के नेटवर्क को हैक कर चुकी है और उनके सारे मूवमेंट्स को शांति से ऑब्जर्व कर रही है। स्नो वर्शिप सेक्ट और एमराल्ड वाटर साइड बेस के नेटवर्क कैपेबिलिटीज बहुत लो थे और वो साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे उनके नेटवर्क को हैक करना बहुत आसान हो गया था। मॉर्निंग ड्यू बेस और रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के नेटवर्क डिफेंस हाई लेवल पे थे, जिससे कि यांग शिनशिन उनके कोर नेटवर्क एरिया को हैक नहीं कर पा रही थी, फिर भी उनके डेली एक्टिविटी पर नजर रख सकती थी। हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि एमराल्ड वाटर साइड बेस आइसोलेशन में रहने का डिसाइड कर चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें अपने बेस को और एक्सटेंड करने का कोई इरादा नहीं है। मॉर्निंग ड्यू बेस का वेदिंग हाई भी बहुत सीरियसली इंजर्ड था और सिर्फ अपने डिफेंस पे ध्यान दे रहा था। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस अपने एरिया में स्टेबल थे, जिससे कि उनका ऑयल रिफाइनरी भी सेफ था। स्नो वर्शिप सेक्ट जिन्हें इस 5 आर्मी बैटल से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वो अब अंधाधुन अपने फॉलोवर्स को बढ़ाए जा रहे हैं। उसी समय वेस्ट माउंटेन बेस के अंदर फोर्थ लाइफ पॉड के ठीक आयरन पॉड से अचानक से बहुत तेज आवाज आने लगती है। फिर अचानक से एक जोरदार आवाज आती है, वहाँ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उसमें से बिना आंखों वाले ज़ोंबीज निकलते हैं जो कि पूरे पैसेज वे में फैल जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज जैंगी के शेल्टर पर इकट्ठा हो गए। ज़ोंबीज वेस्ट माउंटेन बेस के फोर्थ लाइफ पॉड से निकल रहे थे, धीरे धीरे साउथ ईस्ट की तरफ जैसे बुलाए गए हो। उस वक्त शेल्टर में यांग शिनशिन अपने लैब पर कंप्यूटर रखकर जैंगी को कई पावर्स के रीसेंट सिचुएशन के बारे में अपडेट कर रही थी। जैंगी इन डेवलपमेंट से ज्यादा हैरान नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नो वर्शिप सेक्ट अपने फॉलोवर्स को इतना बढ़ाने के लिए जल्दी क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए प्रोवाइड नहीं करना पड़ता? इस स्नोई अपोकलिप्स में ऑर्डिनरी लोग हार्डली यूजफुल सोल्जर्स या लेबर्स बन सकते हैं और ज्यादातर बर्डन बनने के चांसेस रहेंगे। क्या युआन कोंग या अपोकलिप्स में एक सेवियर बनना चाहती है? फिर यांग शिनशिन ने कामली एक्सप्लेन किया, ये अलग सिचुएशन हो सकती है। हम एक अपोकलिप्स में है और दुनिया का ऑर्डर रीशफल हो रहा है। ये वो वक्त है जब कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स अपने एम्बिशंस दिखाने लगते हैं, जैसे टेपिंग हेवनली किंगडम का इनिशियल मूवमेंट जो रिलीजियस फेथ के थ्रू धीरे धीरे ग्रो हुआ और आखिर में अपने लिए आधा देश क्रेव आउट कर लिया, जिससे उन्हें बिना एक भी सोल्जर खर्च किए हेवनली सीसिटी में डोमिनेंट फोर्स बनने का मौका मिला। जब ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक ग्रो हो जाते हैं तो ये शायद 3 मेजर बेसिस में इन्फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं। हम में से कुछ को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। फाइनली यांग शिनशिन कंक्लूड करती है, ये सब एक रीजन के लिए है। स्नो वर्शिप सेक्ट चाहती है कि इस केओटिक वर्ल्ड में फेथ को रिबिल्ड करे और अपने लीडर को इस दुनिया का गॉड बनाए। ये सुनकर जैंगी हंसने लगा और बोलता है, ये आइडिया बहुत ही मजाकिया है और बेकार भी। यांग शिनशिन सीरियस फेस के साथ जैंगी से कहती है, इसे जोक मत समझो। जब बात लाइफ और डेथ की होती है तो हाईली एजुकेटेड और बिहेव्ड लोग भी झुक जाते हैं। जैंगी ने हल्का सा स्माइल देते हुए कहा, तुम कुछ सेंस बनाती हो, लेकिन वक्त बदल गया है। चाहे तुम्हारे पास कितने भी फॉलोवर्स हो जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो, उनका मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। सिर्फ नंबर्स पर रिलाई करके दुनिया को रूल करना एक फैंटेसी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यांग शिनशिन ने जैंगी को देखा और कहा, अगर उनका लीडर लोगों की स्पेशल एबिलिटी को अवेक कर सकता हो तो ये मत भूलो युआन कोंगे की एबिलिटी ब्लेसिंग है। जैंगी के थोड़े आईब्रोज खिंच गए और वो कहता है, स्पेशल एबिलिटीज का अवेकन होना ओरिजिनली एक प्रोबेबिलिटी का मैटर है। सच में ज्यादा लोग होने से म्यूटेंट की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन म्यूटेंट बस थोड़े स्ट्रॉन्गर ह्यूमंस होते हैं। मैंने बहुत म्यूटेंट्स देखे हैं और अब तक बहुत कम ऐसे हैं जो मुझे सच में थ्रेटन कर सकते हैं। उन्हें एक्सेसिवली मिथोलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर यांग शिनशिन ने उसे सीरियस होकर देखा और कहा, तुम्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने पावरफुल हो। जैंगी को अपने दिल में पता था कि उसने कई पावरफुल म्यूटेंट्स को डिवॉवर किया है, इंक्लूडिंग लिंग फेंग जो वेस्ट माउंटेन बेस का टॉप फाइटर था। उसे अपनी स्ट्रेंथ का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसने समझा कि हमेशा कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सोचकर जैंगी ने डिटरमाइंड लुक के साथ उससे कहा, ये स्नो वर्शिप सेक्ट सच में ज्यादा अटेंशन डिजर्व करते हैं। जब वो बात कर रहे थे, बाहर से कुछ आवाज जैंगी के कान में किचकिचाई। झांक कर देखा तो उसने स्नो स्टॉर्म में हजारों फिगर्स को शेल्टर की तरफ धीरे धीरे आते देखा।
था। जैंगी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि वो कुछ गलत देख रहा है। आखिर इतने लोग एक साथ इतने कोल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे आ सकते हैं? ये लोग लास्ट बैटल ऑफ 5 आर्मीज के दौरान यहाँ इकट्ठा हुए सोल्जर से भी ज्यादा है। जैंगी जल्दी से उठकर वॉइस कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट करता है और तुरंत सबको गियर अप करने और बैटल के लिए प्रिपेयर होने का नोटिफिकेशन दिया। जैसे ही उसने बोला, जैंगी ने अपनी पिस्तौल निकाली और बाहर की तरफ अपनी आंखें फिक्स कर दी। यांग शिनशिन ने अपनी व्हील चेयर को विंडो की तरफ मैन्यूवर किया और सीन देखकर हैरान हो गई। इतने लोग कैसे हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि दूसरी पावर्स ने फिर से मिलकर हम पे